नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गद्दार देशभक्त। शुक्रिया गौतम, सरकार को अलर्ट करने के लिए शुक्रिया। वेलकम सर। गौतम एकाएक उठकर खड़ा हो गया। अब मुझे इजाज़त दीजिए। एक मिनट ऑफिसर, एक मिनट। गौतम ने ठिठक कर सवालिया नजरों से नारंग को देखा। पिछले 2 महीनों के दरमियान मुंबई शहर में 3 विदेशियों की रहस्यमय मौत हुई है। अभी तक मरने वालों की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। इस मामले में तुम्हारी आईबी का दखल है। तुमसे मेरा सवाल यह है, क्या इन विदेशियों की रहस्यमय मौत का कोई संबंध हाफिज के ऑपरेशन औरंगजेब से हो सकता है? फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर मैं अपने निजी ख्याल की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध है। वैसे ही उस केस को हमारा एक होनहार ऑफिसर कल्याण होलकर देख रहा है। ऑल राइट। वीरेश गौतम ने सिर झुकाकर नारंग का अभिवादन किया, फिर वह वहां से चला गया। तभी मेज पर रखे कई फोनों में से एक फोन की बेल बजी। नारंग ने देखा वह एक हॉटलाइन का नंबर था, जिस पर केवल कुछ चुनिंदा मंत्रालय से जुड़े लोग ही बात कर सकते थे। वह भी तब जबकि कोई निहायत ही महत्वपूर्ण बात होती थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। रिसीवर उठाकर कान से लगाया और माउथपीस में बोला, हेलो, आई एम सॉरी सर। दूसरी तरफ से उभरती अपने होम सेक्रेटरी की आवाज़ उसने पहचानी। आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? नारंग का स्वर आशंका से भर गया। चांदनी सिंह को किडनैप कर लिया गया है। कौन चांदनी सिंह? दूसरी तरफ से जो बताया गया उसे सुनकर नारंग का चेहरा ही नहीं, सारा जिस्म पसीने से नहा गया। उसे लगा उस सिलसिले की शुरुआत हो गई है जिसके बारे में आईबी का जोनल चीफ अभी उसे आगाह करके गया था। नारंग ने रिसीवर क्रेडिल पर पटका और एक झटके से उछलकर खड़ा हो गया। आईबी के सुप्रीम चीफ का नाम बलवंत राव था। 58 साल का एक मोटा थुलथुल व्यक्ति, पूरी तरह गंजा। इस वक्त वो काफ़ी बेचैनी तथा कशमकश से भरा था। उसकी उस हालत की वजह मुल्क के हालात थे। पिछले 2 महीने से देश के दुश्मनों की कारगुजारियों से संबंध रखने वाली जो सूचनाएं मिल रही थी, उन्होंने देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का प्रमुख होने के नाते उसकी नींद उड़ा रखी थी। कुछ देर पहले चांदनी सिंह के किडनैप की जो वारदात पेश आई थी, उस संदर्भ में पिछले 1 घंटे के अंदर ही उसे केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर पीएमओ ऑफिस तक से फोन आ चुके थे। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने तो सीधे तलब ही कर लिया था और इस बात को लेकर अच्छी खासी झाड़ पिलाई थी कि इतनी बड़ी वारदात की खबर समय रहते आईबी को क्यों नहीं लग सकी थी। उसने समय रहते शासन को सतर्क क्यों नहीं किया था ताकि वारदात को रोका जा सकता। उस वारदात को जिसके बारे में अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका था कि वह एक आतंकवादी वारदात थी। चांदनी सिंह के किडनैप में पाकिस्तानी आतंकी गुट का हाथ था, यानी इस वक्त चांदनी सिंह आतंकियों के कब्जे में थी। वह अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुंबई स्थित मुख्यालय में पहुंचा तो वहाँ एक और मुसीबत पहले से अपना इंतजार करती मिली। वह मुसीबत एक स्याह और कटधारी शख्स था जिसने अपने सिर पर स्याह रंग का गोल फेल्ट हैट लगा रखा था। उसे उसने चेहरे पर इस तरह झुका रखा था कि चेहरा न पहचाना जा सके। आंखों पर काला गोगल्स, पैरों में काले लेदर के फौजियों जैसे भारी तथा लंबे जूते। जितना आधा अधूरा चेहरा नजर आ रहा था, उस पर चट्टानी कठोरता स्थायी रूप से विद्यमान थी। कुल मिलाकर उसकी शख्सियत बेहद रहस्यमय थी। उसे देखते ही बलवंत राव चीख उठा। तुम? मुंह से चौंका हुआ स्वर निकला। तुम यहाँ? क्यों? ओवरकोट वाले के होठ मुस्कुराने की मुद्रा में फैल गए। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? सवाल ये है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मजबूर कर दिया।
मैंने मैंने क्या किया? आराम से बैठ जाओ और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करो कि तुमने क्या किया है। देखो, बलवंत राव के मस्तक पर बल पड़ गई है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और परेशान मत करो। फिलहाल यहाँ से जाओ। मुझे हुक्म दे रहे हो? आईबी ने कभी तुम्हारे काम में दखल नहीं दिया, फिर भी पूछ रहा हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कैसे मजबूर किया? मेरा एक लेटर आया था, उसने सपाट स्वर में कहा। मेरा पर्सनल लेटर, सीक्रेट सेल के पते पर। कहाँ से? पाकिस्तान से, लाहौर के कोट लखपत जेल से। ओह, उसके मस्तक पर पड़े बल हट गए। वह अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर ढेर होता हुआ बोला, हाँ आया था। फिर सीक्रेट सेल भंग की जा चुकी है। बलवंत का लहजा शुष्क हो गया था। उसका नाम लेने वाला भी अब कोई नहीं बचा है। यह बात लेटर लिखने वाले को नहीं पता। बहरहाल हालात कोई भी हो, तुम्हें उस लेटर को मुझ तक पहुंचाना चाहिए था। कैसे पहुंचाता? तुम थोड़ी देर बाद कहा होगे, क्या इस बारे में खुद तुम्हें भी कुछ मालूम होता है? तुम्हें पता करना चाहिए था। बहरहाल आईबी के प्रमुख हो। मैं करता, लेकिन आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि वक्त नहीं मिल पाया। मुल्क के हालात बहुत गंभीर है। लेटर निकालकर मेरे हवाले करो। बलवंत राव ने कोई निहायत ही सख्त प्रतिक्रिया देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर होंठ खींच लिए। मेज की दराज से एक लिफाफा निकालकर उसकी तरफ सरका दिया। और कोटधारी ने देखा, लिफाफा सीलबंद नहीं था। इसे तुमने खोला? उसने तमक कर बलवंत राव को देखा। हाँ। बलवंत राव पूरी तरह ठिठटाए से बोला, अब यह सवाल मत करना कि मैंने क्यों खोला। और कट वाले ने वह सवाल नहीं किया। उसने लिफाफा वापस मेज पर गिरा दिया। क्या हुआ, पढ़ोगे नहीं? नहीं। क्यों? मेरा दिल बहुत कमजोर है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। बलवंत राव के होठों पर बहुत ही जबरदस्त व्यंग भरी मुस्कान उभरी। वो बोला, जल्लाद कह रहा है कि उसका दिल बहुत कमजोर है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। क्या तुम्हें याद है कि आज तक तुम कितनी लाशें गिरा चुके हो? बको मत। और कोटधारी गुर्राया। और अपनी जुबानी बताओ कि इस लेटर में क्या लिखा है। मुझे हुक्म दे रहे हो? दे सकता हूँ, मगर दे नहीं रहा। तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया। तो फिर बताओ, लेटर में क्या लिखा है? ऑपरेशन दुर्ग पर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए 5 सीक्रेट एजेंटों की फांसी की तारीख निश्चित हो चुकी है। पांचों को एक साथ एक ही दिन एक ही जेल में फांसी देना निश्चित हुआ है। और कोटधारी के चेहरे पर एक लहर सी आकर चली गई। उसने सुसंयत स्वर में पूछा, वह तारीख कब है? ठीक 1 महीने बाद, आज ही की तारीख को। मुल्तान की कोट लखपत जेल में उन्हें बहुत बुरा किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे 5 मेरे जिगर के टुकड़े हैं। उन्हें मैंने ही ऑपरेशन दुर्ग पर पाकिस्तान भेजा था। मैं उस जेल को डायनामाइट से उड़ा दूंगा जहां वह उन्हें फांसी देने वाले हैं। कोशिश भी मत करना, मारे जाओगे। मौत से किसे डरा रहे हो चीफ? और कोटधारी का लहजा सुलगने लगा था। जल्लाद को, मौत के फरिश्ते को। जुनून और पागलपन में फर्क होता है। उन 5 के साथ मेरा भी कोई रिश्ता है, सारे मुल्क का रिश्ता है। होम मिनिस्टर साहब को भी तुम्हारी इस पागलपन से डर लगता है, इसीलिए जानबूझकर मुझसे यह लेटर छुपाया गया। इसीलिए लेटर मुझ तक पहुंचाने में आनाकानी हो रही थी। ऐसी बात नहीं है। मैं पिछले दिनों सचमुच बहुत व्यस्त था। आज तो और भी ज़्यादा हूँ। चांदनी सिंह के बारे में तो तुम्हें मालूम हो चुका होगा। बात मत बदलो चीफ, कबूल करो कि मैं सच कह रहा हूँ। बलवंत राव ने कबूल नहीं किया, लेकिन इनकार भी न किया। और कोटधारी एकाएक उठकर खड़ा हो गया। सच सुनो, बलवंत राव उतावलेपन से बोला। सुनो। और कोटधारी ठिठका। पलटकर बलवंत राव की तरफ देखा। तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं जानता हूँ तुम चुप नहीं बैठोगे, तुम जरूर कुछ करोगे।
क्या मुझे नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और उसी नाते सलाह दे रहा हूँ। कोई हिमाकत मत करना, यह ज्वालामुखी के दहाने में छलांग लगाने जैसा होगा। जबकि इस मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत है, इस मुल्क को, हर उस हिंदुस्तानी को तुम्हारी ज़रूरत है जिसकी रगों में खून नहीं, हिंदुस्तान बहता है। सलाह का शुक्रिया चीफ, लेकिन क्या? और कोटधारी ने जैसे कुछ सोचा फिर फैसला करता बोला, मैं शुरू कर चुका हूँ। क्या शुरू कर चुके हो? वह मिशन जिसे न करने की सलाह दे रहे हो। बलवंत की आंखें हैरत से फट पड़ी। क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुमने सुना। बलवंत के मुंह से बोलना फूट सका और कोटधारी को कुछ सोचा फिर फैसला करता बोला, मैं शुरू कर चुका हूँ। वह मिशन जिसे न करने की सलाह दे रहे हो। बलवंत की आंखें हैरत से फट पड़ी। क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुमने सुना। बलवंत के मुंह से बोलना फूट सका और कोटधारी को ऐसी नजरों से देखता रह गया वह जैसे अपने सामने खड़ी कुतुब मीनार को कत्थक करते देख रहा हो। पहले सोचा था इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, मगर लग रहा है तुम्हें बताए बगैर काम नहीं चलेगा। ओवरकोटधारी कहता चला गया, बहरहाल तुम्हारी मदद भी तो चाहिए। मेरी मदद? यकीनन, मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें, और तुम क्या करने वाले हो? ओवरकोटधारी ने बताया तो बलवंत राव की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी साधु के श्राप से पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो। ओवरकोटधारी ने पूछा, क्या हुआ? तो तुम पागल तो नहीं हो? पत्थर के होठ हिले। वो तो तुम जैसे लोग मुझे पहले घोषित कर चुके हैं। अब तो सिर्फ यह बताना है कि मेरी मदद करोगे या नहीं। वैसे यह तो समझ ही गए होगे कि अगर तुमने इनकार भी किया तो मैं अपने कदम वापस खींचने वाला नहीं हूँ। जंग में पहला तीर छोड़ने के बाद कदम वापस खींचने भी नहीं चाहिए, और वो मैं छोड़ चुका हूँ। बलवंत राव ने बस 3 शब्द उगले, क्या चाहते हो? ओवरकोटधारी ने बताना शुरू किया और जितना बताता गया बलवंत की आंखें उतनी ही फैलती चली गई। कल्याण होलकर आईबी के मुख्यालय में स्थित अपने ऑफिस में बैठा कंप्यूटर में उलझा हुआ था। उसने इंटरपोल पुलिस की वह वेबसाइट खोल रखी थी जिस पर आईबी की तरफ से आधिकारिक तौर पर उन तीनों विदेशियों के फोटो और भौतिक पहचान का मुकम्मल डेटा हाल ही में अपलोड कराया गया था, और अब आईबी को इंटरपोल की तरफ से आने वाली किसी प्रतिक्रिया का इंतजार था, मगर जो आज 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी नहीं आई थी। मारे गए विदेशियों को लेकर होलकर का अंदाजा अगर सही था और वे तीनों या फिर उनमें से कोई एक अपने मुल्क में या किसी भी मुल्क में वांटेड थे, तो इंटरपोल के पास उनका डेटा होना चाहिए था, और इस तरह होलकर को उनकी शिनाख्त सुलभ हो सकती थी। अगर वे इतने बड़े क्रिमिनल नहीं थे जितना होने पर कोई भी इंटरपोल के रडार पर आता है, तो होलकर की सारी कोशिश बेकार साबित होने वाली थी। तब उन तीनों कत्लों की गुत्थी सुलझाने के लिए और उस मामले की तह तक पहुंचने के लिए उसे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता, जिसका कि उसे दूर दूर तक कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। अब कोई रिजल्ट नहीं निकला था कि प्रताप ने ऑफिस में कदम रखा। प्रताप उसका एक युवा और होनहार जूनियर था, जो आईबी में भर्ती होने से पहले उसका दोस्त था। उसे देखते ही होलकर का हाथ स्वतः ही कंप्यूटर के माउस से हट गया। आओ प्रताप, क्या खबर लाए हो? 1 से ज़्यादा खबर लाया हूँ बॉस, वह अपनी आदत के मुताबिक बेबाकी से बोला। अच्छा, होलकर की उम्मीद रोशन हुई। क्या कोई खबर उन विदेशियों के कत्ल से भी संबंध रखती है? एक खबर उस मामले से भी संबंध रखती है, जल्दी बताओ। बताता हूँ यार, सांस तो लेने दो यार। होलकर ने आंखें निकाली। सॉरी बॉस। हाँ, यह ठीक है, आगे बोलो। आगे क्या बोलूँ? पहले मेरे केस से संबंध रखने वाली खबर सुनाओ, दूसरी खबर भी उसी केस से संबंध रखने वाली हो सकती है।
बाद में देखेंगे, पहले पहेली सुनाओ। प्रताप सांस लेने के लिए रुका, फिर बोला, आज इतने दिनों बाद पहला ऐसा शख्स मिला है जिसके साथ अपनी मौत से पहले तुम्हारे एक मृतक को देखा गया है। कौन से मृतक को? तीसरे को, जो हाल ही में मरा है। अच्छा, होलकर संभल कर बैठ गया। कौन है वह शख्स, और उसके साथ थर्ड मृतक को कब और कहाँ देखा गया? वह शख्स एक औरत है, सॉरी लड़की है, 32 साइज वाली एक कयामत, जो अपने फिगर और खूबसूरती में फैशन मॉडलों को भी मात कर सकती है। हमारे थर्ड मृतक को उसकी मौत से पहले फर्स्ट एंड लास्ट बार उसी बाला या बला के साथ देखा गया था। कौन है वह बला? इस बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन कहाँ देखा गया है उस लड़की के साथ उसे? एक हाई प्रोफाइल पब में। वहाँ वह उस अधनंगी लड़की के साथ बाहों में बाहें डाले होश खोकर नाच रहा था। दोनों ही बहुत ज़्यादा नशे में थे। पब का नाम याना पब, पता खानमेन रोड पर स्थित काफ़ी फेमस पब है। किसने देखा? पब के एक अटेंडेंट ने। अटेंडेंट का नाम पास्को। गोवानी है क्या? नाम से ही जाहिर है। कब की बात है? मृतक के कत्ल से एक सप्ताह पहले की। पास्को ने मृतक को पहचाना कैसे? अगले रोज अखबार में उसकी मृत अवस्था की फोटो देखी थी। तुम्हें याद होगा, चेहरा इतना नहीं बिगड़ा था कि पहचाना ही ना जा सके। फिर वो चुप बैठा रहा। पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? आम आदमी पुलिस के महकमे को छूत की बीमारी जो समझता है। मैं भी पुलिस वाला बनकर उससे नहीं मिला था, वरना मुझे भी अपने पास नहीं फटकने देता। क्या पास्को को पूरा यकीन है कि जिस आदमी को उसने देखा अखबार में मृत अवस्था में, उसी की फोटो छपी थी? मेरा मतलब उसे पहचानने में उससे कोई भूल तो नहीं हुई है? नहीं, प्रताप ने मजबूती से इनकार में गर्दन हिलाई। उसे पहचानने में अपने गोवानी से कोई भूल नहीं हुई है। दावे की वजह मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत? मेरे इस मोबाइल में है, बल्कि इसमें पड़ी चिप में है। उसने अपना मोबाइल निकालकर होलकर के सामने रख दिया। मैं समझा नहीं। होलकर के माथे पर बल पड़ गए। उस पब में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो पब के समूचे हॉल में नज़र रखते हैं और पिछले 1 माह तक की रिकॉर्डिंग का डेटा अपने मेमोरी में सेव रखते हैं। मैंने गोवानी की बताई हुई तारीख तथा समय की रिकॉर्डिंग को चेक कराया तो उससे गोवानी की बातों की स्पष्ट तस्दीक हो गई है। यानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में हमारा मृतक उस बला के साथ डांस करता नजर आ रहा है। अपने चक्षुओं से देख लो। होलकर इस तरह मोबाइल पर झपटा के चिता भी क्या अपने शिकार पर झपटता होगा। उसने प्रताप के मोबाइल में मौजूद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी, मगर पूरी नहीं। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने का न उसके पास टाइम था और न ही उसकी ज़रूरत थी। उसे केवल यह पुष्टि करनी थी कि रिकॉर्डिंग में मृतक ही था, और यह पुष्टि केवल 5 मिनट में ही हो गई। रही उस हसीना की बात जिसके साथ वह था, वह उसके लिए नितांत अजनबी थी। परंतु अल्ट्रा मॉडर्न हसीना की खूबसूरती के बारे में प्रताप ने जो भी बताया था वह अक्षरशः सच था। वह सचमुच बला की हसीन और सेक्सी थी। मादकता उसके अंग अंग से टपक रही थी। अगर वह हसीना आईबी के हाथ लग जाती तो होलकर का रास्ता काफ़ी आसान हो सकता था। वह उत्तेजित हो उठा। वह एक बड़ा क्लू था जो प्रताप के हाथ लगा था, जिसके जरिए वह दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। ये चाहिए, होलकर मोबाइल मेज पर रखता हुआ बोला ना, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं लग सका है। प्रताप बोला, लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? पास्को का कहना है कि वह बगाहे पब में आती रहती है। अकेली? बॉस, पब में भला किसी अकेली या अकेली का क्या काम? यानी इसके साथ हमेशा कोई न कोई होता है। हाँ, यह भला अपने साथ किसी न किसी लड़के को लपेट के
ही लाती है। क्या पिछले हफ्ते के बाद यह दोबारा पब में पहुंची थी? कब? कल। क्या? मैंने कहा कल उसे फिर उसी पब में देखा गया था बॉस। किसी दूसरे लड़के के साथ? नहीं, उसी मृतक के साथ। होलकर ने उसे घूरा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मजाक तो आप कर रहे हैं बॉस। कल वह किसके साथ थी? उसका चेहरा भी मेरे मोबाइल में मौजूद है। अच्छा, कल जिस लड़के के साथ वह पब में पहुंची थी उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मैंने अपने मोबाइल में सेव कर ली है। कल वह तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।